हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्राध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं का आज के वीडियो क्लास में स्वागत है। सबसे पहले मैं आज के वीडियो क्लास का उद्देश्य आपके सामने रख दूं कि यह वीडियो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग परिचित हैं कि जननायक विश्वविद्यालय के बीएड करिकुलम या सिलेबस में जो आपका प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकम का पार्ट है, उसमें जो पहला पार्ट है ईपीसी 1, जिसको हम इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेटेंसी कहते हैं, जिसका मतलब होता है व्यवसायिक दक्षता वृद्धि। तो इसके अंतर्गत जो ईपीसी 1 है उसमें माइक्रो टीचिंग की अवधारणा पर आधारित कुछ मुख्य शिक्षण कौशल अंकित किए गए हैं या उसमें लिखित रूप में आपको प्रदान किया गया है। तो उन शिक्षण कौशल जो भी दिए हैं सिलेबस में वो अतिरिक्त हैं। उसमें से केवल 8 शिक्षण कौशल के संदर्भ में आपको एक प्रैक्टिकम की कॉपी बनानी है और उसी संदर्भ में दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो आज का जो विषय है यह केवल जो लेसन प्लान जो माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण है उसके भूमिका से संबंधित है। सबसे पहले जरूरी होती है कि कोई भी कार्य आप आरंभ करें या कोई भी पठन सामग्री आप पढ़ें या समझें तो उसकी भूमिका से परिचित कराना आवश्यक है। इसलिए आज जो है सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के जो बैकग्राउंड हैं या इसके जो चरण हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं या इसकी जो साइकिल है या इसके जो परंपरागत शिक्षण से इसकी जो भिन्नता है माइक्रो टीचिंग की, इन बिंदुओं को लेकर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रस्तावना, यानी जो माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो कीथ एचिसन का नाम बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने प्रकट होता है। और कीथ एचिसन का जो व्यक्तिगत जो परिचय था वह एक शोधार्थी के रूप में एलन और बुश महोदय के शोध निर्देशन में शोध कर रहे थे और उनके मन मस्तिष्क में यह विचार बलवती हुआ कि जो शिक्षक है वो जो वास्तविक शिक्षण करता है उसकी प्रक्रिया को कैसे और ज्यादा प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये विचार उनके मन मस्तिष्क में शोध करते समय आया था तो उनका ध्यान शिक्षण कौशल की तरफ केंद्रित हुआ। और शिक्षण कौशल की बात तो उस समय भी प्रकट हो चुकी थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटना हुई वह 1961 में एक जर्मन वैज्ञानिक ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया और उससे वह उनको परिचय मिला। जब वो एक सुबह के टाइम अपना अखबार पढ़ रहे थे तो उस अखबार में इसका जिक्र था कि जर्मनी के वैज्ञानिक ने वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया है। तो तुरंत उनके मन मस्तिष्क में अवधारणा आई कि हम चाहें तो स्किल को इन्हेंस करने के लिए या इसकी दक्षता की वृद्धि करने के लिए या विकास करने के लिए हम मूल्यांकन उपकरण के रूप में वीडियो टेप रिकॉर्डर का अच्छा उपयोग या प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करते हैं तो इसकी आधारशिला जो है कीथ एचिसन ने 1961 में रखी थी। लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है अक्सर आपके माइंड में कि कीथ एचिसन
अब नाम तो लिया जाता है एलन का, तो एलन और कीथ एचिसन का योगदान जब हम देखते हैं शुभ शिक्षण में, तो कैसे इसको हम डिवाइड करें। तो जब भी हम इसकी बात सोचें तो मन मस्तिष्क में ये क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि कीथ एचिसन ने इसकी आधारशिला रखी 1961 में, और इसके प्रतिपादक डॉक्टर ड्वाइन डब्ल्यू एलन 1963 में इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। क्यों हम मानते हैं कि एलन महोदय ही इसके प्रतिपादक हैं? इसका कारण मुख्य यह है कि कीथ एचिसन ने तो वीडियो टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करके कौशल विकास के संबंध में अपना एक संप्रत्यय प्रस्तुत किया था, लेकिन उसको क्रमबद्ध और विशद व्याख्या की, और जो सूक्ष्म शिक्षण का नाम दिया, माइक्रो टीचिंग का नाम दिया इस शिक्षण पद्धति को, वो एलन महोदय ने दिया। तो आप जानते हैं कि प्रतिपादक उसी को माना जाता है जो किसी भी विषय का विशद व्याख्या करे और वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ढंग से करे, तो हम उसको प्रतिपादक मानते हैं। इसलिए एलन महोदय को ही माइक्रो टीचिंग का प्रतिपादक माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, किस स्थान पे माइक्रो टीचिंग की अवधारणा विकसित हुई। हम अभी वैश्विक परिदृश्य की बात कर रहे हैं। तो जो स्टैनफोर्ड जो शोध हो रहा था, जो कीथ एचिसन महोदय कर रहे थे एलन और बुश के शोध निर्देशन में, वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हो रहा था। तो इस जाहिर सी बात है कि माइक्रो टीचिंग का नाम जब भी वैश्विक परिदृश्य से जोड़ा जाता है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का नाम सबसे प्रमुख रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। यानी माइक्रो टीचिंग के विकास का जो स्थान था वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका था। अब जाहिर सी बात है कि अब तक तो हमने वैश्विक परिदृश्य की बात की, यानी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने समझा वो वैश्विक परिदृश्य में समझा। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में इसकी आधारशिला जो है वो डीडी तिवारी जी ने 1967 में रखी थी, और उन्होंने भारत में भारतीय परिस्थितियों में जो वैश्विक परिदृश्य में माइक्रो टीचिंग की अवधारणा डेवलप की गई थी उसका अनुकूलन करके प्रयोग किया था। डीडी तिवारी के बाद अन्य भी नाम आते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से हम डीडी तिवारी को ही इसकी भारत के संदर्भ में आधारशिला रखने वाला विद्वान मानते हैं। इसके अलावा अन्य एसके सिंह या पासी, अनेक लोगों का नाम आता है जिन्होंने भारत में माइक्रो टीचिंग की अवधारणा का विकास करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही साथ यहाँ यह भी जिक्र करना उचित होगा कि केवल अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो डीडी तिवारी जी इसके आरंभकर्ता हैं या अन्य लोगों ने इसमें योगदान दिया। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल वे में देखा जाए, संगठनात्मक रूप में देखा जाए, तो भारत में एनसीईआरटी और महाराष्ट्र में भी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 1970 से ये बात शुरू होती है। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए कि माइक्रो टीचिंग की जो अवधारणा का विकास हुआ है 1960 और 70 के दशक में हुआ है। तो 1970 में जो कार्यशाला आयोजित हुई उसका उद्देश्य यह था कि जो वैश्विक परिदृश्य में माइक्रो टीचिंग का संप्रत्यय विकसित किया गया है उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन करने में और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो उस कार्यशाला में देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हुए, उन्होंने अपने सुझाव दिए, और जो डीडी तिवारी जी का जो कॉन्सेप्ट था माइक्रो टीचिंग के संबंध में उसका और ज्यादा प्रभावी तरीके से अनुकूलन हुआ भारत में, और इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा। और भारत में जब भी हम माइक्रो टीचिंग के विकास को अगर इंस्टीट्यूशन वे में देखते हैं तो भारत में सबसे पहले टेक्निकल शिक्षण संस्थान जो थे उन्होंने माइक्रो टीचिंग की अवधारणा का व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना आरंभ किया था। तो थोड़ा सा ज्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे न जाते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ें और आते हैं अपने मूल विषय पर कि वास्तव में माइक्रो टीचिंग है क्या, या माइक्रो टीचिंग का अर्थ क्या है। तो अगर हम बहुत
पॉइंटेड ढंग से कहें तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग ऐसा एक शिक्षक प्रशिक्षण का कार्यक्रम है जो नियंत्रित परिस्थितियों में सीमित समय में, सीमित संख्या में और सीमित विषय वस्तु को देखते हुए संपन्न की जाती है, जिससे एक जो शिक्षक प्रशिक्षण करने वाला विद्यार्थी है या छात्राध्यापक है या जो शिक्षक है, वह अपने टीचिंग स्किल का प्रभावी ढंग से विकास करने में समर्थ हो सके। तो ये बात करते हैं तो इसमें आप जानते हैं कि चूंकि एलन का नाम जो है बहुत प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है, तो इनके ही परिभाषा को मैंने आपके समक्ष व्हाइट बोर्ड पे अंकित किया है। आप देखिए, एलन और रायन ने 1969 में ये परिभाषा दी थी और उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण एक लघु शिक्षण स्थिति है। लघु शिक्षण स्थिति मैंने पहले ही कहा कि इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में, कम समय में, कम छात्र संख्या में विषय वस्तु को सीमित करके इसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये इसके साथ लघु शिक्षण स्थिति का नाम एलन और रायन ने दिया है माइक्रो टीचिंग को, जिसमें शिक्षक सीमित समय में सीमित विद्यार्थियों को शिक्षण की एक इकाई पढ़ाता है। तो सीमित समय और सीमित विद्यार्थियों की बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन शिक्षण की एक इकाई पढ़ाता है। ये एक महत्वपूर्ण एक शब्द है, शब्दावली है कि जो शिक्षण की इकाई क्या है। तो आप देखते हैं जो सामान्य टीचिंग होती है उसमें एक जो चैप्टर होता है या पाठ होता है वह एक पूरा टॉपिक होता है, प्रकरण होता है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में उस पूरे प्रकरण का एक सूक्ष्म बिंदु, जिसको हम शिक्षण बिंदु भी कहते हैं, उसको लेकर माइक्रो टीचिंग का अभ्यास संपन्न किया जाता है। इसलिए एलन और रायन महोदय ने इसको एक इकाई के रूप में बताया। यानी क्लियर हो जाइए कि एक टॉपिक का एक इकाई है, यानी एक प्रकरण का एक सूक्ष्मतम रूप है शिक्षण बिंदु, जिसको उन्होंने एक इकाई के रूप में परिभाषित किया है। तो अगर हम पूरे समग्र रूप में देखें तो एलन और रायन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक लघु शिक्षण स्थिति है जिसमें शिक्षक सीमित समय में सीमित विद्यार्थियों को शिक्षण की एक इकाई पढ़ाता है। अब इसके विशेषताओं को भी हम ध्यान में रखें। देखिए, जब आप परिभाषा को ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो परिभाषा के बाद आप जानते हैं कि प्रकृति डेवलप होती है माइंड में। परिभाषा हमको क्या बताता है? विषय की प्रकृति बताता है और प्रकृति हमको विशेषताओं को बताता है। तो परिभाषा के बाद इसीलिए हमने विशेषताएं आपके व्हाइट बोर्ड पे अंकित किया है। तो इसमें जो प्रथम है सीमित समय, पहले भी मैंने जिक्र किया कि जैसा अभ्यास शिक्षण में होता है 40-45 मिनट का पीरियड है, तो उस तरह से इसमें समय का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि एक सीमित या 5-10 मिनट का एक समय लेकर हम इसके माइक्रो टीचिंग में शिक्षण कौशल का विकास करते हैं। सीमित विद्यार्थी, आप देखते हैं जो सामान्य कक्षाएं होती हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में उसको हम सीमित करके 5 या 10 विद्यार्थियों के परिधि में रखते हैं। फिर सीमित विषय वस्तु, तीसरी बात क्या आती है? सीमित विषय वस्तु। यानी माइक्रो टीचिंग की एक और विशेषता यह होती है कि इसमें विषय वस्तु सीमित होती है, यानी जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसका एक सूक्ष्मतम भाग माइक्रो टीचिंग के शिक्षण बिंदु के रूप में रखा जाता है। तो इसकी विषय वस्तु भी सीमित हो जाती है, यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है। और एक समय में एक कौशल, यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है माइक्रो टीचिंग की, कि इसमें हमेशा एक समय में एक ही स्किल डेवलप किया जाता है और उस स्किल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग साइकिल के अनुसार शिक्षण की क्रिया संपन्न की जाती है। नियंत्रित शिक्षण वातावरण, आपको जो पहले के पूर्व के जो बिंदु हैं उससे स्वतः स्पष्ट होगा कि इसमें माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति सम्मिलित होते हैं वो परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग
नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, चाहे समय को लें या विषय वस्तु को लें या छात्र संख्या को लें या कक्षागत अन्य परिस्थितियों को लें, उसको अपने अनुसार कंट्रोल करते हैं। ये भी माइक्रो टीचिंग की एक विशेषता होती है। फिर है बिंदु तत्काल प्रतिपुष्टि। माइक्रो टीचिंग में जैसे सामान्य शिक्षण जब करते हैं कक्षा में, जो 40-45 मिनट का होता है, उसमें एक टीचर पढ़ाने के बाद तत्काल प्रतिपुष्टि या इमीडिएट रिस्पांस नहीं प्राप्त कर पाता, इमीडिएट फीडबैक उसको नहीं मिलता है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में उसको ये अवसर मिलता है कि उसने जो भी स्किल के संबंध में टीचिंग की है, उसमें उसने किन घटकों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है, इसकी तत्काल प्रतिपुष्टि या फीडबैक उसको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। पुनः शिक्षण का अवसर। अब जाहिर सी बात है कि जब तत्काल प्रतिपुष्टि किसी विद्यार्थी को मिलती है तो उसमें जो कमियां निकल के आती हैं, जो ऑब्जर्व करने वाला हो, चाहे सहपाठी पर्यवेक्षक हो या पर्यवेक्षक हो, जो शॉर्टकमिंग्स सामने रखता है, उसके आधार पर उसको एक बार और अवसर दिया जाता है माइक्रो टीचिंग में। यह अवसर, ये ध्यान रखिएगा, तब तक दिया जाता है जब तक उसका स्किल, जो स्किल उसको डेवलप करना है, वो डेवलप नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दोबारा देंगे तो तीसरी बार नहीं देंगे। अगर दूसरे साइकिल में भी लगता है कि अभी स्किल डेवलप नहीं हुई है और प्रतिपुष्टि मिलती है ऐसी, तो तीसरी साइकिल भी उसकी शुरू हो सकती है। तो ये पुनः शिक्षण का अवसर, तो एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें पुनः शिक्षण का अवसर भी प्राप्त हो जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि फिर सुधार करके नए सिरे से वह कंटेंट को प्रभावशाली ढंग से डिलीवर कर सके। व्यवहार आधारित प्रशिक्षण। माइक्रो टीचिंग क्या है, आप जानते हैं कि एक प्रशिक्षण की एक प्रणाली है, और जब प्रशिक्षण की बात होती है तो इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यवहार आधारित प्रशिक्षण है, यानी जो भी हम माइक्रो टीचिंग के कौशलों के विषय में, उनके घटकों के विषय में जो सैद्धांतिक रूप से अध्ययन करते हैं और जो ज्ञान मिलता है हमको, उसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग करके या अभ्यास के द्वारा प्रयोग करके उसको एक स्किल को इनहेंस करता है। यानी माइक्रो टीचिंग की एक प्रमुख विशेषता व्यवहार आधारित प्रशिक्षण के रूप में भी बताया जाता है। अब नेक्स्ट अब देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के चरण। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसके जो साइकिल होते हैं, उसके चरण, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। और स्टेप्स, जब भी हम चरण की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले के बाद तीसरे चरण या तीसरे के बाद पहले चरण में नहीं आते हैं। चरण मतलब एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप को फॉलो करना अनिवार्य होता है, यानी ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। तो पहला जो है, सबसे पहले जब माइक्रो टीचिंग कोई जो जिसको प्रशिक्षण लेना है वो बनाता है, माइक्रो टीचिंग का जो साइकिल बनाता है, उसमें सबसे पहले वो योजना बनाता है। अब योजना में आपके सामने प्रश्न एक आता होगा कि योजना में क्या क्या वो देखता है, योजना बनाते समय किन किन बातों का वो ध्यान रखता है। तो योजना बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कीप इट योर माइंड दैट योजना में केवल शिक्षण या प्रतिपुष्टि या पुनः रिप्लानिंग या रीटीचिंग या फीडबैक की बात नहीं होती है। योजना में पहले चरण से लेके लास्ट चरण तक जो छठा बिंदु है, इन 6 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार की जाती है। यानी जितने भी चरण माइक्रो टीचिंग में हैं, सबके संदर्भ में हम पहले ही योजना तैयार कर लेते हैं कि हमारी माइक्रो टीचिंग जो होगी वो किस स्किल पे आधारित होगी। स्किल के आधार पे हम शिक्षण बिंदु का चुनाव करते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा शिक्षण बिंदु का चुनाव करते समय शिक्षण कौशल को भी ध्यान में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि शिक्षण बिंदु का हम चुनाव पहले कर लेते हैं और शिक्षण कौशल के बारे में बाद में सोचते हैं। सबसे पहले शिक्षण कौशल को के बारे में देखिए, उनके घटकों को देखिए और तब शिक्षण बिंदु का चुनाव करिए।
जिससे कि वो शिक्षण बिंदु उस कौशल के अनुरूप हो। अगर कौशल के अनुरूप शिक्षण बिंदु का चुनाव आप नहीं करेंगे तो आपकी माइक्रो टीचिंग की पूरी प्रक्रिया जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी और आपको टीचिंग करने में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये प्लानिंग की बात हुई। फिर टीचिंग। अब जब प्लानिंग आप करते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने की बात होती है या क्रियान्वयन करने की बात होती है, तो ये शुरू होती है टीचिंग से। यानी दूसरा चरण क्या है? शिक्षण है। यानी कौशल के घटकों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु या शिक्षण बिंदु पर आधारित शिक्षण हम करते हैं कक्षागत परिस्थिति में। फिर तीसरा चरण है प्रतिपुष्टि या फीडबैक। मैंने पहले ही कहा कि इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, इसमें प्रतिपुष्टि जो मिलती है उससे एक प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक सुधार करने में मदद मिलता है। तो जो फीडबैक है यानी शिक्षण के बाद उसने जो भी टीचिंग की किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के रूप में, तो उस कौशल के आधार पे एक मूल्यांकनकर्ता, यहाँ ध्यान रखिएगा मूल्यांकनकर्ता दो हो सकते हैं, या तो आपका सहपाठी पर जो छात्राध्यापक है या छात्राध्यापिका है, और या जो आपके टीचर्स हैं यानी टीचर एजुकेटर्स हैं। ये दोनों मिलकर ही आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक की प्रक्रिया में आप समझ लीजिए कि तीन व्यक्ति शामिल होते हैं मुख्य रूप से। एक जो कंटेंट को डिलीवर कर रहा है यानी जो प्रशिक्षणार्थी है, एक सहपाठी पर्यवेक्षक, और तीसरा जो पर्यवेक्षक है जो जनरली टीचर एजुकेटर होता है। ये तीनों मिलकर फीडबैक के संदर्भ में विश्लेषण करके फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे बढ़ने में क्या करते हैं? रीप्लानिंग करते हैं। अब रीप्लानिंग जब करते हैं तो रीप्लानिंग करते समय यह ध्यान क्या देना होता है इनको, ये ध्यान देते हैं जिस बिंदु पे वो देते हैं कि किन किन घटकों के संदर्भ में हमारी जो डिलीवरी रही या जो हमने कंटेंट डिलीवर किया उसमें कमियां रह गई, या किन किन घटकों के संदर्भ में सुधार की गुंजाइश है। इसलिए इन बिंदुओं को देखते हुए रीप्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। और रीप्लानिंग करते समय भी फिर तीनों व्यक्ति जो हैं, जो प्रशिक्षणार्थी है, जो ऑब्जर्वर है आपका पर्यवेक्षक, और सहपाठी पर्यवेक्षक, ये तीनों इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि रीप्लानिंग में केवल जो प्रशिक्षणार्थी है वही शामिल होता है। अब जो है पांचवा जो चरण है पुनः शिक्षण। अब रीप्लानिंग के बाद जो रीप्लानिंग करता है उसके अकॉर्डिंग वो पुनः शिक्षण करता है। तो पुनः शिक्षण में जाहिर सी बात है कि जब वो पुनः शिक्षण करता है, रीटीचिंग करता है, तो जिन बिंदुओं या जिन घटकों के संदर्भ में कमियां रह गई थी या सुधार की गुंजाइश थी, उनका ध्यान में रखकर वो फिर टीचिंग करता है और फिर पुनः प्रतिपुष्टि लेता है, रीफीडबैक लेता है। और रीफीडबैक लेने का क्या उद्देश्य होता है कि अब ये देखा जाता है कि जो कमियां प्रथम चरण में रही, जो फीडबैक मिला प्रथम बार, उन कमियों को हमने सेकेंड अटेम्प्ट में दूर कर लिया है या नहीं कर लिया। अगर ऐसा फीडबैक मिलता है, रीफीडबैक मिलता है या पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है कि कमियां दूर हो गई हैं, तो वह साइकिल समाप्त हो जाती है। लेकिन इन केस अगर ऐसा महसूस होता है ऑब्जर्वर को या सहपाठी पर्यवेक्षक को या आपको स्वयं को, तो आप फिर रीप्लानिंग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वो टीचिंग स्किल के प्रमुख घटकों को आप सेटिस्फाई नहीं कर देते हैं, यानी प्रमुख घटकों के संदर्भ में आप शिक्षण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है, लेकिन जनरली हम सेकेंड अटेम्प्ट तक ही इसको सीमित रखते हैं, 6 बिंदुओं तक, 6 पॉइंट तक। फिर नेक्स्ट हम बिंदु पे आते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ या महत्व। जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रक्रिया आप करते हैं, अगर उसमें कोई लाभ नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है, तो आप उससे पुनर्बलित आप नहीं हो पाएंगे, आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे।
तो उसके महत्व को भी जानना जरूरी होता है। तो इसमें देखिए जो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, पहला जो नंबर है, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास। पहले ही मैंने जिक्र किया कि माइक्रो टीचिंग में विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है, यानी अलग अलग शिक्षण कौशलों को क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग प्रकार में शिक्षण कौशल दिए हुए हैं, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। लेकिन आप यह मत सोचिएगा कि जो आपके सिलेबस में शिक्षण कौशल दिए हुए हैं बस उतने ही शिक्षण कौशल होते हैं। अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखें या भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो उसके सिलेबस के अतिरिक्त भी और भी बहुत से कौशल होते हैं। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में 12 है और उसमें 8 का चुनाव करना है तो उसी की बात हम करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास, यानी एक समय में एक कौशल पे हम ध्यान केंद्रित करके उसका हम विकास करते हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल के द्वारा। दूसरा क्या है, त्वरित पृष्ठपोषण। त्वरित पृष्ठपोषण आपको मैंने पहले ही बताया कि जब माइक्रो टीचिंग में कोई भी प्रशिक्षणार्थी टीचिंग करता है तो उसको चाहे प्रथम स्टेप हो या द्वितीय स्टेप हो, उन दोनों चरणों में फीड और जो रीफीडबैक मिलता है वह त्वरित होता है। यानी आप टीचिंग करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि सहपाठी पर्यवेक्षक है या पर्यवेक्षक है, एक तरीका और बहुत से संस्थानों में जो संस्थान डेवलप्ड हैं यूज किया जाता है कि रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, वो भी एक पर्यवेक्षण में आता है। हम तो जनरली सहपाठी पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक की बात करते हैं, टीचर एजुकेटर की बात करते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसा एचिसन ने भी जो अपना प्रारंभ किया था, जो माइक्रो टीचिंग की अवधारणा आधारशिला रखी थी, आपको मैं एक बार फिर रिकॉल करा रहा हूं कि उन्होंने वीडियो टेप रिकॉर्डर का ही प्रयोग किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है त्वरित पृष्ठपोषण में। तो यानी त्वरित पृष्ठपोषण मिलने से आप चूंकि तुरंत आपके मन मस्तिष्क में जो भी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो तरोताजा होती हैं, तुरंत आपको फीडबैक मिलता है, इसलिए उसके सुधार करने में भी कोई बिंदु आपसे छूटता नहीं है, इसकी संभावना कम हो जाती है। अगर मान लीजिए आप आज टीचिंग करें और फीडबैक आपको दूसरे दिन मिले या 1 घंटे बाद मिले, 2 घंटे बाद मिले, तो बहुत से बिंदु विस्मृत हो जाते हैं, वो छूट जाते हैं। इसलिए इसके जो लाभ हैं वो त्वरित पृष्ठपोषण के रूप में भी हैं। शिक्षण भय में कमी, देखिए इसमें यह भी इसके महत्व में आता है कि शिक्षण के भय में कमी हो। जैसे आप होता क्या है कि जब एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में आप अभ्यास शिक्षण के पहले माइक्रो टीचिंग करते हैं तो चूंकि एक सीमित या नियंत्रित परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप जो वास्तविक कक्षागत परिस्थितियां होती हैं उसको डायरेक्ट फेस न करके पहले एक स्टेप पहले छोटी छात्र संख्या में, छोटे समय में, छोटे विषय वस्तु में, एक समय में एक कौशल का प्रयोग करके आप माइक्रो टीचिंग करते हैं। इसलिए आप अभ्यस्त हो जाते हैं, और जब अभ्यास शिक्षण में आप जाते हैं जहां समग्र रूप से आवश्यकता अनुसार सभी कौशलों का प्रयोग करना होता है, तो आप उस समय आपके अंदर कोई भय नहीं रहता। तो माइक्रो टीचिंग आपके भय में भी कमी कर देता है, आप पहले से ही आपको तैयार कर देता है अभ्यास शिक्षण के लिए। चौथा जो है आत्ममूल्यांकन की आदत, हैबिट ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। यानी आप इसमें देख रहे हैं कि जो इसके जो चरण है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसमें मैंने पहले ही कहा कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं टीचिंग का, तो उसमें प्रशिक्षणार्थी भी होता है, ऑब्जर्वर भी होता है, सहपाठी पर्यवेक्षक भी होता है। तो ये सभी मिलके जब फीडबैक लेते हैं तो, और आप भी चूंकि उसमें सम्मिलित हैं प्रक्रिया में, तो सबके विचारों सुझावों को सुनकर आपको आत्ममूल्यांकन करने की हैबिट डेवलप होने लगती है। जब माइक्रो टीचिंग के अलग अलग स्किल्स पे आप टीचिंग करते हैं और बार बार फीडबैक मिलता है, बार बार आपको लोग सुझाव देते हैं,
तो आप स्वयं का भी मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर कहाँ और किस बिंदु पे सुधार की गुंजाइश है। तो ये धीरे धीरे ये हैबिट का रूप ले लेती है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर आपको किसी अन्य व्यक्तियों के सहायता की आवश्यकता या मार्गदर्शन की नहीं होती है। इसीलिए मैंने आदत बोर्ड पे अंकित किया, हैबिट बन जाती है। पांचवा, व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि। अब जाहिर सी बात है कि जब एक समय में एक कौशल पे ही बात की जाती है, पूरी एनर्जी जो अब होती है एक समय में आप केवल एक कौशल पे केंद्रित कर देते हैं, तो जो व्यवसायिक जो यहाँ शब्द हुआ है, यहाँ व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि आप कोई व्यापार या बिजनेस कर रहे हैं या इंडस्ट्री के संबंध में बात हो रही है या ट्रेड के संबंध में बात हो रही है। यहाँ मतलब टीचिंग से है, यानी जो आपका प्रोफेशन है टीचिंग, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को प्रशिक्षण की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं, उसकी दक्षता में वृद्धि हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब सभी तरह के कौशल आपके अंदर इन्हेंस हो जाएंगे, उसमें विकास हो जाएगा या वृद्धि हो जाएगा, तो आपकी दक्षता में भी वृद्धि होनी स्वाभाविक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण एक चरण है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल। आप देखिए कि ये चूंकि साइकिल की बात की जा रही है, इसलिए एक चक्र के रूप में एक वृत्ताकार एक आकृति बनाई गई है व्हाइट बोर्ड पे। इसके अनुसार अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की भी बात करते हैं और चरणों की भी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चीज माइंड में क्लियर हो जाएं कि यहाँ जो ये वृत्ताकार परिधि जो बनी हुई है और इसमें जो चरण दिए हुए हैं, जो समय का एलोकेशन है, टाइम का जो वितरण है, यह एकमात्र ये अवधारणा नहीं है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें या वैश्विक परिदृश्य में भी देखें, तो ये जो टाइम का जो मैनेजमेंट है, ये 36 मिनट के अतिरिक्त अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संस्थानों में ये भिन्न भिन्न भी हो जाता है। इसलिए कई बार किताबों को देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में हम किस अवधारणा के हिसाब से हम माइक्रो टीचिंग को सत्य माने। तो यहाँ हम 36 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क में इस साइकिल को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें पहला जो है वो है प्लानिंग। पहले ही मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए जो चरण थे, इसमें प्लानिंग की बात की गई थी। अब इसी को चक्र के रूप में यहाँ बताया जा रहा है। तो जो कंटेंट मैंने वहां बताया प्लानिंग के संदर्भ में, वही यहाँ भी लागू होता है। यानी योजना के स्तर पे जो दूसरे बिंदु से लेकर 5वें बिंदु तक पूरी तैयारी या योजना बना ली जाती है। समग्र शिक्षण माइक्रो टीचिंग की जो प्रक्रिया होती है, उसकी योजना तैयार कर ली जाती है। दूसरा देखिए, अब दूसरे स्टेप से, दूसरे चरण से ही टाइम मैनेजमेंट की बात की जाती है। दूसरा चरण है टीचिंग, यानी योजना जो हमने बनाया उसके क्रियान्वित करने का पहला जो चरण आ गया टीचिंग। टीचिंग के लिए 36 मिनट के टाइम फ्रेमवर्क में 6 मिनट एलोकेट किया गया है, वितरित किया गया है। टीचिंग करने के बाद पहले ही मैंने आपसे जो माइक्रो टीचिंग के चरण है उसमें मैं जिक्र कर चुका हूं कि प्रतिपुष्टि ली जाती है, फीडबैक लिया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होता है मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। अब यहाँ टाइम की बात करें तो यहाँ 6 मिनट इसको भी एलोकेट किया गया है। अब यहाँ देखिए, जो ये रीप्लान की बात जो की गई है, इसमें आप देखिए ये 12 मिनट इसमें रखा गया है। तो इसलिए इसको मैं सर्किल में कर दे रहा हूं कि आप इस पे थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करें। आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न यह उपस्थित होता होगा कि 6 मिनट टीचिंग को दिया गया, फीडबैक को 6 मिनट दिया गया, रीटीचिंग को भी 6 मिनट दिया गया और रीफीडबैक को भी 6 मिनट दिया गया है, लेकिन रीप्लान को 12 मिनट क्यों दिए गए? तो रीप्लान आप जानते हैं कि जब पुनर्योजना हम बनाते हैं, जब यहाँ तक आते हैं, फीडबैक लेते हैं प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इस फीडबैक में जो भी मूल्यांकन प्रपत्र होता है
उसमें घटकों के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जर्वेशन या विश्लेषण या टिप्पणी की जाती है ऑब्जर्वर के द्वारा या सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा, उसका विश्लेषण कर उसके आधार पे हम प्लानिंग बनाने की सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबका मूल्यांकन प्रपत्र को देख के डिस्कशन करना, उस पर फिर रिप्लान करना, उस पर काम करना होता है। तो इस प्रक्रिया में समय थोड़ा अपेक्षाकृत ज्यादा लगता है, इसलिए विद्वानों ने रिप्लान को थोड़ा ज्यादा समय एलोकेट किया, जिससे कि जब दूसरे चरण में हम आते हैं तो हमारा जो फीडबैक हो और जो फीडबैक के आधार पे जो योजना हम रिप्लान करते हैं वो इतनी परफेक्ट हो जाए कि फिर गलती की गुंजाइश कम बचे। अब फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पुनः शिक्षण करते हैं। अब ये जो रिप्लान करते हैं यानी जहां कमियों की गुंजाइश इस फीडबैक से मिलती है उसके आधार पे पुनः शिक्षण करते हैं और देखते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि हमने जहां पहले चरण में गलती की थी उसकी गुंजाइश यहाँ कम हो जाए। तो रीटीचिंग में फिर उसको रिसाइकिल करके इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं अपने टीचिंग स्किल को इनहेंस करने के लिए। अब इसके बाद आगे देखिए पुनः प्रतिपुष्टि या रीफीडबैक। ये भी 6 मिनट टाइम इसको एलोकेट किया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर रीटीचिंग हुई तो इसका भी मूल्यांकन जब तक नहीं करेंगे कि वास्तव में हमारे जो शिक्षण कौशल का उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको हम फिर एक बार जब तक नहीं जांचेंगे तब तक हमको इसका अंदाजा अनुमान नहीं होगा। इसलिए यहाँ रीफीडबैक करते हैं। रीफीडबैक में पुनः ये देखते हैं, अब देखिए अंतर क्या होता है फीडबैक और रीफीडबैक में। यहाँ जो फीडबैक है इसमें कोई रीप्लान नहीं होता है, लेकिन यहाँ आपको पुनः शिक्षण का अवसर मिल रहा है। तो आप रीफीडबैक जब करते हैं तो देखते हैं कि इस स्तर पे जो सुझाव दिया गया था ऑब्जर्वर के द्वारा, सहपाठी पर्यवेक्षक के द्वारा, उन घटकों के संदर्भ में अपने कमियों को मैंने दूर कर लिया इस स्टेप पे कि नहीं कर लिया। तो रीफीडबैक में यह देखकर हम प्रतिपुष्टि लेते हैं या फीडबैक देते हैं या लेते हैं। तो इस फीडबैक में और इस फीडबैक में, फीडबैक और रीफीडबैक में ये अंतर होता है। जैसे मैंने आपको प्लान और रीप्लान की बात की थी, तो इसी तरह से रीफीडबैक की मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखते हैं कि ये साइकिल इसमें दिखाई गई कि ये पूरी हो जाती है। तो ये साइकिल जब पूरी हो गई तो मैंने पहले ही आपको ये बता दिया था कि ये साइकिल ऐसा नहीं है कि इसका एंड इसी स्तर पे हो जाता है। अगर शिक्षण कौशल के उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसको पुनः रिसाइकिल हम कर सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, परंपरागत शिक्षण एवं सूक्ष्म शिक्षण में अंतर क्या होता है। जो परंपरागत शिक्षण एवं सूक्ष्म शिक्षण में अंतर ये होता है, पहला देखिए पूर्ण विषय वस्तु वर्सेस सीमित विषय वस्तु। जो परंपरागत शिक्षण होता है उसमें विषय वस्तु जो है ब्रॉड होती है, विस्तृत होती है, यानी वो प्रकरण होता है। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग में है वो विषय वस्तु को मैंने पहले ही बताया कि सीमित कर दिया जाता है। तो दोनों में अंतर आप इनके संदर्भ में देखते हैं, विषय वस्तु के संदर्भ में दोनों में अंतर है, एक ब्रॉड है एक सीमित है। समग्र शिक्षण वर्सेस विशिष्ट शिक्षण, इसमें जो है माइक्रो टीचिंग में विशिष्ट शिक्षण होता है, यानी एक समय में एक कौशल का विकास किया जाता है। और जो समग्र शिक्षण, जो वास्तविक शिक्षण होता है, उसमें अनेक कौशलों का, अनेक प्रविधियों का, टेक्निक का हम एक साथ प्रयोग करते हैं, इसलिए वो समग्र शिक्षण होता है। तीसरा, समग्र कौशल वर्सेज विशिष्ट कौशल। मैंने पहले ही अभी जिक्र कर दिया कि जो वास्तविक शिक्षण है या अभ्यास शिक्षण है उसमें एक साथ समग्र रूप में सभी कौशलों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक कौशल का उपयोग किया जाता है। वास्तविक परिस्थिति वर्सेज कृत्रिम परिस्थिति। देखिए जो वास्तविक कक्षा होती है उसमें सभी चीजें रियल होती हैं, यानी आपके सामने छात्र जो होते हैं, जो विषय वस्तु होती है, जो कक्षागत पूरी परिस्थितियां होती हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती हैं। लेकिन माइक्रो टीचिंग में आप अपने अनुसार छात्र संख्या को घटा बढ़ाकर, सीमित करके, या समय को देखकर या विषय वस्तु को देखकर आप मैनेज करते हैं। इसलिए इसमें
कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं माइक्रो टीचिंग में। अब आप देखिए पांचवा, शिक्षक की प्रमुख भूमिका वर्सेस प्रशिक्षु केंद्रित। अब जो वास्तविक शिक्षण होता है उसमें शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन ये चूंकि ये माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, तो जाहिर सी या स्वाभाविक सी बात है वो प्रशिक्षु केंद्रित ही होगा। इसीलिए माइक्रो टीचिंग प्रशिक्षु केंद्रित होती है, जबकि परंपरागत शिक्षण में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है। छठा, विलंबित प्रतिपुष्टि वर्सेस तत्काल प्रतिपुष्टि। देखिए जो वास्तविक कक्षा होती है 40-45 मिनट की, उसमें जो फीडबैक मिलता है वह तुरंत नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि एक शिक्षण कौशल का आपने प्रयोग किया तुरंत फीडबैक आपको मिल गया, दूसरे शिक्षण कौशल का आप प्रयोग किए तुरंत फीडबैक मिल गया। ऐसा जो परंपरागत शिक्षण या वास्तविक शिक्षण होता है उसमें ये अवसर नहीं मिलता है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में मैंने पहले ही बताया कि चूंकि एक समय में एक कौशल पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसके घटकों के संदर्भ में तत्काल प्रतिपुष्टि फीडबैक मिलता है, जिससे हमको आवश्यक सुधार करने में मदद मिलती है। सातवां और अंतिम बिंदु, अभ्यास का अवसर। आप ये देखिए साइकिल को मैंने पहले ही बताया कि इसमें बार बार प्लानिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, फीडबैक लेते हैं, रीप्लान करते हैं, रीटीचिंग करते हैं, री फीडबैक लेते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है जब तक कि टीचिंग और कौशल का या शिक्षण कौशल के घटकों का हम पूरी तरह से पालन नहीं कर देते हैं। तो इसमें बार बार आपको रीप्लान करके, री फीडबैक करके, रीटीचिंग करके आपको अवसर मिलते हैं टीचिंग करने के। तो ये आप देख रहे हैं कि परंपरागत शिक्षण और शिफ्ट शिक्षण में ये प्रमुख जो अंतर हैं, ये आपको थोड़ा सा मैंने इसलिए इंगित कर दिया कि आप स्वयं डिफरेंशिएट कर सकें कि वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा कैसे परंपरागत शिक्षण से भिन्न होती है। तो विद्यार्थियों, छात्राध्यापकों और छात्राध्यापिकाओं, मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये आपको माइक्रो टीचिंग के बैकग्राउंड के विषय में अवधारणा विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। आगे के वीडियो, ये जो सीरीज बनाई जा रही है इसका प्रथम चरण है, इसके बाद आगे के जो वीडियो पढ़ेंगे आपके चैनल पे वह इसके स्किल्स पे केंद्रित होंगे, और उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित करके आप अपने प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकम की कॉपी को तैयार करेंगे। हमारे जो विभाग के अध्यापक गण हैं वह आपको अलग अलग स्किल के आधार पे टीचिंग करके बताएंगे, दिखाएंगे, और उस तरह से आप अपने प्रैक्टिकम की कॉपी को डेवलप करेंगे या लिखेंगे। धन्यवाद।